गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अजय चौहान परफेक्ट A1 रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अजय चौहान, ऑथर ऑफ परफेक्ट स्विच, वेरियस कॉम्पिटिटिव बुक्स ऑफ रीजनिंग, एक बार फिर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट पार्ट 5 के साथ आपके सामने उपस्थित हो। अल्फाबेट के पार्ट 4 में हमने टर्मिनोलॉजी नंबर 9 को आपके सामने रिप्रेजेंट किया था। टर्मिनोलॉजी नंबर 9 के स्पष्टीकरण को आपके सामने रखा था। मुझे उम्मीद है कि निश्चित ही टर्मिनोलॉजी नंबर 9 से संबंधित बातों को आप समझ चुके होंगे, आपको समझ आ रही होगी। तो बिना समय गंवाए अब हम टर्मिनोलॉजी नंबर 10 पे चलते हैं और टर्मिनोलॉजी नंबर 10 है सम लेटर्स ऑफ मिड पार्ट इन जनरल ऑर्डर एंड रेस्ट पार्ट विल बी रिवर्स अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। फिर से ध्यान दें, सम लेटर्स ऑफ मिड पार्ट, लेटर या कंपोनेंट्स जो भी दिया गया हो श्रृंखला में, तो सम लेटर्स ऑफ मिड पार्ट इन जनरल ऑर्डर एंड रेस्ट पार्ट विल बी रिवर्स अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। कहने का अभिप्राय है कि दिए गए श्रृंखला के अगर अल्फाबेट दी गई हो तो दिए गए अल्फाबेट्स के मध्य के कुछ अक्षरों को निर्देशानुसार सामान्य क्रम में रखा जाए और शेष अक्षरों को विपरीत क्रम में कर दिया जाए। टाइप 9 टर्मिनोलॉजी नंबर 9 में हमने देखा था कि मध्य के कुछ अक्षरों को विपरीत करने की बात कही गई थी, जबकि शेष अक्षर अपने सामान्य क्रम में थे। जबकि 10th टर्मिनोलॉजी के तहत जो निर्देश दिए जाते हैं उसमें मध्य के कुछ अक्षरों को ही सामान्य क्रम में रखा जाता है एवं शेष अक्षरों को विपरीत क्रम में किया गया होता है। और जैसा कि 9th टर्मिनोलॉजी पे दिए गए डायरेक्शन पर भी आपने, जैसा मैंने बताया था कि कोई परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं होता। 9th टर्मिनोलॉजी के तहत निर्देशानुसार समय समय पर स्ट्रक्चर परिवर्तन होता है, केवल बेसिक जो बातें थी वो हमेशा सेम होता है। जैसा कि आपने देखा था, मैंने मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम एंड सेम ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरेटिव स्टडीज ऑफ नंबर्स ऑफ लेटर के आधार पे 3 टाइप्स में वर्गीकृत किया था। टाइप 9 टर्मिनोलॉजी नंबर 9 को पे आधारित प्रश्नों को, टर्मिनोलॉजी नंबर 9 पर आधारित प्रश्नों को 3 वर्गों में हम वर्गीकृत किया था। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि टर्मिनोलॉजी 10th का भी कोई परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं होता है। इसको डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैंने 1 से लेकर 8 टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड जितने भी 1 से 8 तक के टर्मिनोलॉजी को आपके सामने एक परफेक्ट स्ट्रक्चर उसका रिप्रेजेंट किया था। 1 से 8 टर्मिनोलॉजी तक के परफेक्ट स्ट्रक्चर को आपके सामने रिप्रेजेंट किया था, जबकि टर्मिनोलॉजी नंबर 9 के परफेक्ट स्ट्रक्चर आपको नहीं दर्शाए गए, बल्कि टाइम टू टाइम वेरी करता है और वेरी
करता है और दिए गए निर्देशानुसार क्या स्ट्रक्चर होगा उसको मैंने आपको दिखाया। केवल इतना ही बताया था कि बेसिक बातें सेम होगी चाहे कोई भी निर्देश दिया जाए। ठीक वैसे ही टर्मिनोलॉजी 10th का भी कोई परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये टाइम टू टाइम निर्देशानुसार वैरी करता है। हाँ, इतना जरूर बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार टर्मिनोलॉजी नंबर 9 पर आधारित प्रश्न को आपने देखा था, अक्षरों की संख्या के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर हमने 3 वर्गों में वर्गीकृत किया था, उसके 3 प्रारूप आपके सामने रखे गए थे। जबकि टर्मिनोलॉजी 10th में वैसी बातें नहीं होती है। टर्मिनोलॉजी नंबर 10th पे आधारित प्रश्न के एक ही प्रारूप होते हैं, केवल कहाँ से कहाँ तक सामान्य क्रम में रखा जाएगा, कहाँ से कहाँ विपरीत क्रम में रखा जाएगा, या टाइम टू टाइम वैरी करेगा, बस। तो आइए टर्मिनोलॉजी 10th पर हम एक बार आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग टर्मिनोलॉजी नंबर 10th को देखें तो यहाँ पे किस प्रकार से डायरेक्शन दिया जाएगा। सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन की बात करते हैं। निर्देश किस प्रकार से जारी किए जाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो है निर्देश दे रहा हूँ वैसा ही निर्देश दिया जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी जो बेसिक बातें हैं, जो फंडामेंटल कंसेप्ट है, जो फंडामेंटल अप्रोच है, हमने जो अल्ट्रा यूनिक अप्रोच डेवलप किया इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के क्रम में, एग्जाम में चाहे आपको टर्मिनोलॉजी 10th से रिलेटेड जैसे भी निर्देश दिए जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका प्रश्न बनेगा हमारे बताए गए अप्रोच, हमारे बताए गए कंसेप्ट, हमारे बताए गए अल्ट्रा अप्रोच से आप विद इन सेकेंड इस प्रकार के प्रश्न को भी आसानी से हल कर सकते हैं, जैसे कि आपने 9 में देखा। तो यहाँ पे जो डायरेक्शंस दिया जाएगा, निर्देश दिया जाएगा कुछ इस प्रकार से कि if ten letters of English alphabet in general order starting from H and rest letters are या will be रिवर्स। कहने का अभिप्राय है, आपसे कहा जा रहा है कि if 10 letters of English alphabet kept in put in general order starting from H, कहने का अभिप्राय है कि 10 letters of English alphabet is general order starting from H and rest letters will be reversed। कहने का अभिप्राय है कि H से प्रारंभ करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के 10 अक्षरों को सामान्य क्रम में एवं शेष अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो ठीक ना। तो सबसे पहले तो हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि H से 10 अक्षर जिन्हें कि हमें सामान्य क्रम में करना है, बाकी बात शेष जो अक्षर हैं उसको विपरीत क्रम में करना है। तो कहने का अभिप्राय है कि इस प्रकार के भी जब निर्देश दिए जाएंगे तो जो सीक्वेंस होगा उसका जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा वह कुछ इस प्रकार से होगा। दिया गया सीक्वेंस, दिया गया श्रृंखला 3 खंड में वर्गीकृत हो जाएगा, जिसमें पहला खंड विपरीत क्रम में होगा, मिड रीजन सामान्य क्रम में रखे गए होंगे, और जो फिर थर्ड पार्ट होगा
वह फिर से रिवर्स ऑर्डर में होगा। कहने का अर्थ है कि इस स्ट्रक्चर, एक बेसिक स्ट्रक्चर जो होगी दी गई श्रृंखला की, वह कुछ इस प्रकार की होगी। पहला जो खंड होगा वह रिवर्स ऑर्डर में रहेगा, अर्थात विपरीत क्रम में रहेगा। दूसरा खंड जो होगा वह जनरल ऑर्डर में रहेगा, और तीसरा जो खंड होगा वह पुनः रिवर्स ऑर्डर में होगा। यहाँ पे टर्मिनोलॉजी नंबर 9 एवं टर्मिनोलॉजी नंबर 10 में जो अंतर देखने को मिल रहा है वो इतना ही कि टर्मिनोलॉजी नंबर 9 में आप लोगों ने देखा था कि मिड रीजन रिवर्स किए गए थे, जबकि रेस्ट पार्ट जनरल ऑर्डर में था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मिड रीजन ही जनरल ऑर्डर में रखे गए हैं और रेस्ट पार्ट आपका रिवर्स किया जाएगा। प्लस हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि यहाँ पे भी जिस प्रकार से टर्मिनोलॉजी नंबर 9 में आपको यह नहीं बताया गया था किस रीजन में कितने अक्षर को आपको रखना है डायरेक्टली, बल्कि भाषायिक रूप से आपको निर्देश दिए गए थे और उसके आधार पे आपको समझना था कि किस रीजन में कितना अक्षर को रखना है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी जो निर्देश दिए गए हैं वो भाषायिक रूप में दिए गए हैं कि एच से प्रारंभ करते हुए 10 अक्षर को आपको सामान्य क्रम में रखना है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एच से जो 10 अक्षर हैं वो कहाँ से कहाँ तक हमें सामान्य क्रम में करना है। एंड आफ्टर ऑल जो भी रेस्ट लेटर्स हैं वो सारे के सारे लेटर्स विपरीत क्रम में हो जाएंगे। प्लस यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं कि जैसा कि टर्मिनोलॉजी नंबर 9 में आपने देखा था कि प्रश्न का जो संबंध था वो मिड रीजन से था, जबकि इस प्रकार के डायरेक्शंस दिए जाए टर्मिनोलॉजी 10 के तहत जो निर्देश दिए जाते हैं वैसे निर्देश के तहत जो प्रश्न राइज किए जाते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों का संबंध इस रीजन से होता है जो रिवर्स पार्ट से होता है, दैट इज द रिवर्स रीजन से होता है, रिवर्स क्षेत्र से होता है। इस प्रकार के निर्देश पर आधारित जब भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं तो दिए गए प्रश्न का संबंध रिवर्स सेक्टर से होगा, रिवर्स रीजन से होगा, इस रिवर्स क्षेत्र से होगा। जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे इस रिवर्स रीजन से आपसे पूछे जाएंगे, बशर्ते कि मैं आपको तमाम रीजन्स पे जितने भी क्षेत्र यहाँ दर्शाए गए हर रीजन पर आधारित प्रश्न को दर्शाने का प्रयास करेंगे, यहाँ समझाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैंने टर्मिनोलॉजी नंबर 9 पर आधारित स्ट्रक्चर में भी हमने दर्शाने का प्रयास किया था प्रत्येक रीजन पर, लेकिन हम यहाँ इतना जरूर बताना चाहेंगे कि इस प्रकार के प्रश्न का संबंध जो है रिवर्स रीजन से जनरली होता है। अब हम चलते हैं कि H से 10 कहने का अभिप्राय कि यदि हमें H से लेकर H से प्रारंभ करते हुए 10 अक्षरों को विपरीत क्रम में करना है तो कहाँ से कहाँ तक के अक्षर विपरीत क्रम में किए जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को इसको समझना है, तो आए चलते हैं। H से 10, H से 10 कहने का अभिप्राय है H को लेकर 10, जैसा कि आपने टर्मिनोलॉजी नंबर 9 में भी से का स्पष्टीकरण प्राप्त किया था कि किसी भी मान के पहले यदि से का प्रयोग किया गया हो तो प्रोसेसिंग करते समय उस दिए गए मान से एक लेस करते हुए प्रोसेसिंग करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी H से 10 कहने का अभिप्राय है H, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं से 10 का अभिप्राय है यहाँ पे प्रोसेसिंग 10 पे नहीं की जाएगी बल्कि प्रोसेसिंग 9 पे की जाएगी। H का प्रॉपरली अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 8 होता है और 8 और 9 17 और 17 नंबर लेटर Q, अल्फ़ाबेट में 17 नंबर लेटर Q होता है। इसका अभिप्राय है कि इस निर्देशानुसार हमें H से प्रारंभ करते हुए 10 अक्षर को सामान्य क्रम में रखना है, अर्थात हमें H से Q तक के अक्षर को सामान्य क्रम में रखना है और जो शेष अक्षर हैं वो रिवर्स कर दिए जाएंगे। दैट इज द H से Q तक के अक्षर को जनरल ऑर्डर में रखना है, सामान्य क्रम में रखना है।
तो अब हम इसका एक स्ट्रक्चर देखेंगे कि इस प्रकार के निर्देश में जहाँ की हमने H से Q तक को सामान्य क्रम में रखा है, तो उस स्थिति में दिए गए श्रृंखला का स्ट्रक्चर क्या होगा, दिए गए श्रृंखला का प्रारूप क्या होगा। तो H से Q तक को सामान्य क्रम में रखना है, तो H से पहले कितने लेटर हैं, 7 लेटर, दैट इज द A से G तक। हमें इस श्रृंखला में, इस अल्फाबेटिकल श्रृंखला में H से Q तक को ही केवल सामान्य क्रम में रखना है। इसका अभिप्राय है कि आफ्टर ऑल जो भी रीजन होंगे जिस भी पार्ट में, जो भी लेटर्स होंगे जिस भी पार्ट में, उन सारे अक्षरों को हमें विपरीत क्रम में करना पड़ेगा। तो जो हमारा पहला खंड होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, A से G तक होगा, और A से G तक के अक्षर को हम लोग जब विपरीत क्रम में रिप्रेजेंट करेंगे तो A to G बिकम G to A हो जाएगा। क्लियर। G का प्रॉपर अल्फाबेटिकल वैल्यू 7 होता है और A का अल्फाबेटिकल वैल्यू 1 होता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये रिवर्स ऑर्डर है और नंबर ऑफ लेटर यहाँ पे कुल 7 होंगे। अब आफ्टर ऑल हमें कहाँ से कहाँ तक सामान्य क्रम में रखना है, तो दिए गए निर्देशानुसार हम लोगों को H से Q तक को सामान्य क्रम में रखना है। H से Q तक के अक्षर को सामान्य क्रम में रखना है। H का अल्फाबेटिकल वैल्यू 8 होता है, Q का प्रॉपर अल्फाबेटिकल वैल्यू 17 होता है, और ये आप देख रहे हैं ये GN जनरल ऑर्डर, दैट इज द सामान्य क्रम, और सामान्य क्रम में हमने 10 अक्षरों को रखा। ठीक। रेस्ट ऑफ ऑल जो रेस्ट पार्ट अब बच रहे हैं वो कहां से कहां तक बचेंगे, तो R से लेकर Z तक। तो R से Z तक जो है वो अब विपरीत क्रम में कर दिए जाएंगे। R to Z बिकम, अब उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Z to R के रूप में। Z to R, Z का अल्फाबेटिकल प्रॉपर वैल्यू 26 होता है एंड R का अल्फाबेटिकल वैल्यू 18 होता है। तो ये जो रीजन है ये भी आपका रिवर्स ऑर्डर यहाँ पे होगा। तो 7 और 10 17, तो रेस्ट ऑफ ऑल कितने बचे रहे हैं, 9th लेटर। 9 लेटर हमारा इधर हो जाएगा, 10 7 17 और 9 26, टोटल लेटर 26 हो गए। जैसा कि आपने टर्मिनोलॉजी नंबर 9 में भी देखा था, ये हम लोगों का LHS पार्ट है, ये LHS साइड है और ये हम लोगों का RHS साइड है। जैसा कि मैंने टर्मिनोलॉजी नंबर 9 में स्पष्ट किया था कि आफ्टर द प्रोसेसिंग, किसी भी सीक्वेंस में आफ्टर द प्रोसेसिंग जो हमें मान प्राप्त होता है वो या तो फ्रॉम लेफ्ट की जाति का प्राप्त होता है या फिर फ्रॉम राइट की जाति का प्राप्त होता है। फ्रॉम लेफ्ट की काउंटिंग हम लोग इधर से करते हैं। फ्रॉम लेफ्ट शॉर्ट फॉर्म में FL, जिसको कि हम लोग कहते हैं बाएं से, और फ्रॉम राइट का काउंटिंग राइट हैंड साइड से होता है, जिसका अभिप्राय है दाएं से। फ्रॉम राइट का काउंटिंग इस साइड से होगा, ये फ्रॉम राइट का काउंटिंग है। हम लोग फ्रॉम राइट का काउंट राइट साइड से करेंगे। ये फ्रॉम राइट को शॉर्ट फॉर्म में FR कहा जाता है और इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे दाएं से। क्लियर। किसी भी सीक्वेंस में आफ्टर द मूवमेंट जो हमें मान प्राप्त होता है, फाइनली जो मान प्राप्त होता है, वो प्रोसेसिंग वैल्यू जो प्राप्त होता है वो या तो फ्रॉम लेफ्ट के जाति का प्राप्त होता है, या फिर
फ्रॉम राइट की जाति का प्राप्त होता है। फ्रॉम लेफ्ट का काउंटिंग अर्थात बाएं से का काउंटिंग हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं, और जो फ्रॉम राइट का काउंटिंग होता है, फ्रॉम राइट की जो गणना की जाती है वो राइट हैंड साइड से की जाती है, जैसा कि आप यहाँ एरो के द्वारा आपको दर्शाया गया देख रहे हैं। 9 में जैसे मैंने आपको समझाया था ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे गौर करें। यदि कहा जाता है कि बाएं से ये क्या नंबर, तो कुछ कैंडिडेट्स कहेंगे 7 नंबर, नहीं, ये बाएं से क्या नंबर है, 1 नंबर, क्योंकि हमने आपको बताया था कि प्रॉपर वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों समान नहीं होते हैं। वास्तविक मान और स्थानीय मान दोनों समान नहीं होते हैं। वास्तविक मान ऑलवेज कांस्टेंट होता है किसी चीज का भी, लेकिन जब स्थानीय मान होता है वो स्थान विशेष के आधार पर परिवर्तित होते हैं, और प्रारंभिक जो गणना की जाती है वो स्थानीय मान पर की जाती है, न कि वास्तविक मान पर। अंतिम परिणाम जो प्राप्त होता है, फाइनल रिजल्ट जो ओरिएंट किए जाते हैं वो प्रॉपर मान पे किए जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जैसा कि हमने 9 में भी आपको समझाया था कि प्रॉपर वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू बोथ आर नॉट सेम। प्रॉपर वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू बोथ आर नॉट सेम। कहने का अभिप्राय है कि वास्तविक मान और स्थानीय मान दोनों समरूप नहीं होते, दोनों समान नहीं होते। क्लियर? प्रॉपर वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट, अगर इसको कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया जाए, प्रॉपर वैल्यू और प्लेस वैल्यू को अगर डिफाइन करने की बात की जाए तो हम आपको यहाँ पे लिखना चाहेंगे। सबसे पहले प्लेस वैल्यू की बात करते हैं। प्लेस वैल्यू it differ place to place, it differ by place to place, या स्थान विशेष के आधार पर परिवर्तित होता है। it differ by place to place, एंड कहने का अर्थ है यह स्थान विशेष के आधार पर परिवर्तित होता है एवं प्रारंभिक गणना इस पर आधारित होती है। इट डिफर बाय प्लेस टू प्लेस एंड इनिशियल काउंटिंग प्रोसेसिंग वैल्यू बेस्ड ऑन इट, कह सकते हैं डिफर बाय प्लेस टू प्लेस एंड प्रोसेसिंग वैल्यू बेस्ड ऑन इट। जो प्रारंभिक प्रक्रियात्मक मान जो होता है, प्रोसेसिंग वैल्यू दैट इज द प्रक्रियात्मक मान। प्रोसेसिंग वैल्यू का मतलब होता है, प्रोसेसिंग वैल्यू का अभिप्राय होता है प्रक्रियात्मक मान। प्रक्रियात्मक मान, प्रोसेसिंग वैल्यू बेस्ड ऑन इट, कहने का अर्थ है कि जो प्रारंभिक गणना करने पर जो मान प्राप्त होता है उसे हम प्रोसेसिंग वैल्यू कहते हैं, पीवी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। पीवी इसी मान पर बेस्ड होता है। जबकि प्रॉपर वैल्यू के बारे में अगर कहा जाए तो प्रॉपर वैल्यू के बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि प्रॉपर वैल्यू के बारे में अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि इट ऑलवेज कांस्टेंट, इट ऑलवेज कांस्टेंट and final result or resultant जो भी कहे, final result और resultant based on it। कहने का अभिप्राय है कि वास्तविक मान हमेशा स्थिर होता है और जो अंतिम परिणाम प्राप्त होता है, जो अंतिम रिजल्ट प्राप्त होता है, वह प्रॉपर वैल्यू पे बेस्ड होता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि प्रारंभिक गणना हमेशा जो है स्थानीय मान के आधार पे की जाती है। अभी ये इधर से गिनने पर ये 1 नंबर पोजीशन पर है, इसलिए इसका स्थानीय मान 1 है, लेकिन वास्तविक मान की बात की जाएगी तो ये 7 कहलाएगा।
यहाँ से गिनने पर ये यहाँ तक 7 लेटर हैं, तो यहाँ से गिनने पर ये 7 नंबर का लाएगा, स्थानीय मान इसका 7 होगा, जबकि इसकी वास्तविक मान 1 होगी। तो हमने बताया कि प्रारंभिक गणना जो करते हैं वो स्थानीय मान पर आधारित होता है, जबकि फाइनल रिजल्ट, अंतिम परिणाम जो प्राप्त किया जाता है वह वास्तविक मान पर बेस्ड होता है। तो अब चलें यहाँ देखें, एक बार फिर से इसको समझने का प्रयास करें। जबकि मैं बार बार बता देना चाहता हूँ कि मैं एक झलक आपके सामने ला रहा हूँ, ना कि इससे संबंधित प्रॉब्लम बना रहा हूँ, क्योंकि मैं फिर से एक बार आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि मैंने बताया कि अल्फ़ाबेट्स के विविध आयामों से आपका परिचय मैं करा रहा हूँ, और उसी कड़ी में कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी थे जिसका कि परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं दर्शाया जा रहा था, जिसको स्पष्ट करने हेतु हमने ये स्ट्रक्चर, ये आरेख, ये डायग्राम आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। जबकि मैं बता देना चाहता हूँ कि टर्मिनोलॉजी नंबर 10 के बाद ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, कोई भी ऐसे टर्मिनोलॉजी नहीं है जिसको मैं डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। वो टाइम टू टाइम जैसे जैसे हम प्रश्न में आगे बढ़ेंगे बहुत सारी बातें देखने को मिलेगी। अर्थात टर्मिनोलॉजी नंबर 10 के बाद हम लोग सीधे चलेंगे सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू अल्फ़ाबेट। अर्थात अब हम बेसिक एंड फंडामेंटल अल्ट्रा यूनिक अप्रोच पे जाएंगे, जहाँ से हमारा प्रश्न बनाने का दौर प्रारंभ होगा। ठीक ना? उन बातों को जानने के बाद हम टर्मिनोलॉजी वाइज, स्टेप वाइज अलग अलग टर्मिनोलॉजी पे प्रश्न को हल करेंगे। ये रिप्रेजेंटेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट विद वेरियस टर्मिनोलॉजी का ये लास्ट रिप्रेजेंटेशन मैं आपके सामने कर रहा हूँ। आगे के जो भी लेक्चर्स होंगे वहाँ पे हम इन टर्मिनोलॉजी पर आधारित, अल्फाबेट्स पर आधारित प्रश्नों को बनाने की प्रक्रिया को सीखेंगे। बनाने के क्रम में जो फंडामेंटल एंड बेसिक अप्रोच की जानकारी आवश्यक है उससे अवगत होंगे। तो चलिए इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। तो ये बाएं से कै नंबर, तो हम कहेंगे 1 नंबर, ये बाएं से कै नंबर, तो ये 7 नंबर, और फिर बाएं से ये कै नंबर, तो ये 8 नंबर, बाएं से ये कै नंबर तो 17 नंबर, और बाएं से ये कै नंबर तो 17 के बाद ये 18, 26 नहीं 18, और ये बाएं से कितना नंबर 26। ठीक उसी प्रकार से जब दाएं से बात की जाएगी, ये दाएं से कै नंबर तो 1, 18 नहीं, क्योंकि इसका प्रॉपर मान 18 है, जबकि अभी स्थानीय मान 1 पर बैठा हुआ है। ये दाएं से कितना नंबर, तो 9 लेटर यहाँ पे मौजूद हैं, तो दाएं से 9 नंबर। ये दाएं से कितना नंबर, तो 9 तक के बाद ये 10, दाएं से ये 10, और ये दाएं से कितना नंबर, तो 9 और 10, ये दाएं से 19 नंबर। ये दाएं से कितना नंबर, तो 20 नंबर, 19 के बाद 20, और ये कितना, दाएं से 26। फिर से यहाँ गौर करें, ये बाएं से कै नंबर, तो 1 नंबर, ये बाएं से कितना नंबर, 7 नंबर, ये बाएं से कितना नंबर, 8 नंबर, ये बाएं से 17 नंबर, ये 18, ये 26, ये दाएं से कितना नंबर, तो 1 नंबर, ये दाएं से कितना नंबर, तो 9 नंबर, 9 के बाद ये दाएं से 10 नंबर, और ये कितना नंबर, तो 9 और 10 19 नंबर, ये दाएं से कितना नंबर, 20 नंबर, ये दाएं से कितना 26 नंबर। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जनरल ऑर्डर में बाएं से कोई भी मान प्राप्त हो, किसी प्रकार का परिवर्तन न करें। NC दैट इज द नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करना है। जबकि किसी भी सीक्वेंस का, हमने टर्मिनोलॉजी 9th में भी इस बात की जिक्र की थी, इस बात की परिचर्चा की थी कि किसी भी सीक्वेंस का कोई भी भाग यदि विपरीत क्रम में किया गया हो और आफ्टर द प्रोसेसिंग उस रीजन पे कोई भी मान गिरता है, तो उस सीक्वेंस के प्रथम एवं अंतिम कंपोनेंट के मान को जोड़कर आप स्टैंडर्ड मान बनाइएगा, और उस स्टैंडर्ड मान से वहाँ पे गिरने वाले मान को आप सबट्रैक्ट कर देंगे, आपका डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये रिवर्स रीजन है, तो G का 7 और A का 1 को मिलाकर हम स्टैंडर्ड मान यहाँ कितना बना लेंगे, 8। ये 8 हमने कहाँ से लाया स्टैंडर्ड वैल्यू, G का प्रॉपर मान 7 और A का 1 जोड़कर 8 लाया। तो यहाँ पे इस रीजन पे मेरा स्टैंडर्ड वैल्यू जो होता है वो 8 हो जाता है, और यहाँ पे गिरने वाले किसी भी मान को हम 8 से घटाएंगे, स्टैंडर्ड मान 8 से घटाएंगे, डायरेक्ट रिजल्ट आएगा।
ठीक उसी प्रकार से हम बता चुके हैं कि जनरल ऑर्डर में बाएं से कोई भी मान गिरे किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पे कोई भी मान गिरे आप कोई परिवर्तन नहीं करना है, जितना नंबर मान गिरेगा उतना नंबर बता देंगे। फिर जब यहाँ पे आते हैं तो फिर से वही बात होगी कि किसी भी सीक्वेंस का कोई भी भाग रिवर्स कर दिया जाए एंड आफ्टर द प्रोसेसिंग उस रीजन पे कोई मान गिरे तो क्या करना होता है, उस पार्ट के प्रथम एवं अंतिम कंपोनेंट को मान को जोड़कर स्टैंडर्ड मान बनाइएगा और उस स्टैंडर्ड मान से आप पीवी को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। तो 26 और 18 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा परफेक्ट मान जो है 44 आ जाएगा। यहाँ स्टैंडर्ड मान कितना हो गया 44। और यहाँ पे गिरने वाले किसी भी मान को हम जब स्टैंडर्ड वैल्यू 44 से घटाएंगे तो डायरेक्ट मेरा रिजल्ट आ जाएगा। आफ्टर ऑल जब अब यहाँ पे आएंगे, जैसा कि आप पहले भी आपको जानकारी दी जा चुकी है कि जनरल ऑर्डर में दाएं से कोई भी मान गिरे उस मान का हम लोग विपरीत कर लेते हैं। जैसे ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ये विपरीत हुए तो यहाँ विपरीत करेंगे। लेकिन सवाल उत्पन्न होता है कि अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस रीजन पे क्या होगा, इन दोनों रीजन पे क्या होगा। और जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि जब भी इस प्रकार के निर्देश दिए जाते हैं तो दिए गए प्रश्न का संबंध इस और इस रीजन पर आधारित होगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो जनरल लोग गिनते हैं उंगली से, लेकिन मैं फिर से यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रकार के प्रश्नों को भी हल करने के लिए मैंने अल्ट्रा अप्रोच डेवलप किया है, जिसके आधार पे आप विद इन सेकेंड इस प्रकार के प्रश्न को बना सकते हैं, न कि आपको गिनना पड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो मैं पे यहाँ बताना चाहूँगा कि यहाँ पी प्लस TRP और इस क्षेत्र के लिए आपको करना है PV माइनस TRP, आपका काम हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये TRP क्या है। मैंने जो TRP लिखा, यह TRP क्या है, आपके दिमाग में ये बातें आ रही होगी कि आखिर ये TRP का अभिप्राय क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि TRP का अभिप्राय है, TRP का अभिप्राय है टोटल ऑफ रेस्ट पार्ट लेटर्स। टोटल ऑफ रेस्ट पार्ट लेटर्स, शेष भागों में स्थित अक्षरों की संख्या। टोटल ऑफ रेस्ट पार्ट ऑफ लेटर, अंडरस्टूड टोटल नंबर्स ऑफ लेटर, पार्ट ऑफ लेटर। यहाँ पे अंडरस्टूड आप कीजिएगा, मैं टोटल ऑफ रेस्ट पार्ट लेटर लिख रहा हूँ, लेटर्स लिख रहा हूँ। इसका अर्थ है कि टोटल नंबर ऑफ रेस्ट पार्ट ऑफ लेटर्स, शेष भागों में स्थित अक्षरों की संख्या। टोटल ऑफ रेस्ट पार्ट लेटर एक्सक्लूडिंग प्रेजेंट पार्ट, एक्सक्लूडिंग प्रेजेंट पार्ट। कहने का अभिप्राय है कि आप जिस भाग में मौजूद हैं, अगर हम इस भाग में मौजूद हैं तो एक्सक्लूड का मतलब होता है छोड़कर। इस भाग को छोड़कर शेष भागों में स्थित अक्षरों की संख्या। अगर आप इस भाग में हैं तो PV प्लस TRP टोटल ऑफ रेस्ट पार्ट का अभिप्राय है कि अगर हम इस भाग में हैं तो इस भाग को छोड़कर शेष भागों में स्थित अक्षरों की संख्या क्या है, 10 और 7 17। तो यहाँ पे जो TRP काउंट होगा वो एवरी टाइम आपका 17 TRP काउंट होगा। आपका जो TRP है 17 काउंट होगा। और जब हम लोग इस रीजन पे होंगे तो इस क्षेत्र को छोड़कर शेष भागों में क्या, तो 10 और 9 19। तो यहाँ के लिए जो TRP काउंट होगा वह 19 पर काउंट होगा। फिर से समझिए, अगर हम इस रीजन पे हैं दाएं से, तो जहाँ के PV प्लस TRP की बात की जा रही है। TRP टोटल ऑफ रेस्ट पार्ट मीन्स प्रेजेंट, जिस भाग में उस भाग को छोड़कर शेष भागों में स्थित अक्षरों की संख्या। तो जब यहाँ पे हैं तो शेष भाग में कितने अक्षर, 10 और 7 17। तो यहाँ TRP हम लोग 17 लिखें। यहाँ पे उसी के लिए TRP 17 लिखा गया। और जब हम इस भाग में हैं तो यहाँ पे क्या करना है,
तो इस भाग को छोड़कर शेष भागों में स्थित अक्षरों की संख्या, कहने का अर्थ है कि ये पार्ट को छोड़कर शेष भाग में कितना, 10 और 9 19, और इस भाग में थे तो इस भाग को छोड़कर शेष भाग में कितना, ये देखना है। तो अब यहाँ पे गौर कीजिए, हम इसको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। बाएं से एक है नंबर, एक नंबर, क्या एक नंबर है? नहीं। आप स्टैंडर्ड वैल्यू 8 से 1 को घटाइए, देखिए 7 आ गया। ये बाएं से क्या नंबर, तो आप कहेंगे 7 नंबर, क्या ये 7 नंबर लेटर नहीं है? नहीं। स्टैंडर्ड वैल्यू 8 से आप 7 को घटाइए, देखिए 1 आ गया। ये बाएं से क्या नंबर, तो 8, 8 पे 8, जनरल ऑर्डर में कोई भी मान बाएं से प्राप्त हो, किसी प्रकार का परिवर्तन न करें। ये बाएं से कितना नंबर, 17, 17 पे 17। ये बाएं से कितना नंबर, तो 18 के 18 नंबर लेटर है? नहीं। क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड मान बनाए हैं 26 और 18 को जोड़ के 44, उस स्टैंडर्ड मान से आप 18 को घटाइए, 44 में 18 गया 26। ये बाएं से कितना नंबर, तो ये 26, क्या ये 26 नंबर है? नहीं। तो क्या करेंगे, स्टैंडर्ड मान 44 से 26 को घटाइए, देखिए 18। दाएं से कितना नंबर, 1, क्या 1 नंबर है? नहीं। तो 1 में टीआरपी 17 जोड़िए, 1 और 17 18। ये दाएं से कितना नंबर, तो 9 नंबर, क्या 9 नंबर है? नहीं। तो 9 में 17 जोड़िए, देखिए 26। ये दाएं से कितना नंबर, तो 10 नंबर। वास्तव में 10 नंबर लेटर जे होता है, अपोजिट ऑफ जे बराबर क्यू। ये दाएं से कितना नंबर, तो 9 और 10 19, वास्तव में 19 नंबर लेटर कंसिडर कीजिए। वास्तव में 19 नंबर लेटर एस होता है, एस का अपोजिट आप यहाँ एच देख रहे हैं। ये दाएं से कितना नंबर, तो 19 के बाद 20 नंबर, क्या ये 20 नंबर है? नहीं। क्या करेंगे, हम टीआरपी बी माइनस टीआरपी करेंगे, तो 20 में टीआरपी कितना यहाँ पे है, 19, क्योंकि 10 और 9 जोड़ के हम लोग 19 टीआरपी बनाया था। 20 से 19 घटाइए, देखिए 1 नंबर आ गया। ये बाएं से कितना नंबर, 26, क्या 26 नंबर लेटर है? नहीं। आप 26 में टीआरपी 19 घटाइए, देखिए 7 आ गया। ये तो इस प्रकार से हमने टर्मिनोलॉजी 10th को आपके सामने रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ निश्चित ही समझ आ रही होगी। ऐसा भी है कि कुछ कैंडिडेट्स के दिमाग से बातें उड़ रही होगी, उस दिमाग में बात समझ में नहीं अभी आ रही होगी, हो सकता है। लेकिन अड़बड़ाने की कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि फिर से हमें इन टर्मिनोलॉजी पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करना है। तो आज टर्मिनोलॉजी 10th को हमें इसी स्थान पे विराम करना चाहते हैं। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम, सम इम्पोर्टेंट फैक्टर्स टू सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू अल्फ़ाबेट। तो फिलहाल मैं इतना पर ही विराम करना चाहता हूँ और आपसे काइंडली इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि आपको सही तरीके से अध्ययन करना है तो काइंडली लेक्चर्स का बारीकी से अवलोकन करेंगे, न कि बढ़ा कर देख लेने से कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर अध्ययन करना है तो आपको तरीके से अध्ययन करना है, इसके ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहेंगे। आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो, जैसा भी लगा हो, अपने बहुमूल्य कमेंट्स से हमें अवगत कराने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।